क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं। Okay, so we have next topic, that is unstable requirements. Unstable requirements कौन सी होंगी? जो changing requirements होंगी, ऐसी requirement जो कभी stable ही ना हो सके और बार बार frequent changes in requirements we can say. Requirement changes has often been reported as a common source of estimation problem. ठीक है, रिक्वायरमेंट में बार बार चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज की वजह से भी आपके एस्टिमेशन में बहुत ज्यादा एरर आ रहे होते हैं। अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट टू स्पेसिफिक एस्टिमेशन चैलेंज। जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं और उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस है रिक्वायरमेंट से, बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। सो जब हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो दो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं व्हाइल वी आर एस्टिमेटिंग। The first challenge is that unstable requirements represent one specific flavor of project chaos. If requirements cannot be stabilized, अगर आपकी requirements कभी भी stabilize नहीं हो रही, आप stable नहीं कर रहे requirements को, जो आपकी कौन है वो कभी भी narrow नहीं होगी, and estimation variability will remain high till the end of the प्रोजेक्ट। मींस अगर एंड प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट तक रिक्वायरमेंट चेंज होती चली जा रही है, रिक्वायरमेंट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से आपकी कौन कभी भी नैरो नहीं हो सकेगी। और जब आपकी कौन नैरो नहीं होगी तो एस्टिमेशन एरर जो है वो बहुत हाई साइड पर होगा। ठीक है, जब हाई साइड पर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट के एंड तक एस्टिमेशन एरर विल बी ऑन हाई और लो साइड। The second challenge is that requirement changes are often not tracked and the project is often not re-estimated when it should be. ठीक है, सेकंड चैलेंज ये है कि रिक्वायरमेंट जो चेंज हो रही है वो आपने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं की। ठीक है, कि इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या थी और अब तक क्या क्या चेंजेस हो चुकी हैं। सो उस रिक्वायरमेंट को आपने कहीं भी चेंज नहीं किया। ठीक है, सो आपने जब रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं किया, कहीं ट्रैक नहीं किया, कहीं लिस्ट डाउन नहीं किया, प्रॉपर लिस्टिंग नहीं की रिक्वायरमेंट की, जिसकी वजह से अब प्रोजेक्ट को आपने री एस्टिमेट भी नहीं किया। ठीक है, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई लेकिन उसको आपने कहीं लिस्ट डाउन नहीं किया, उसकी वजह से री एस्टिमेट भी नहीं किया। जब आपको रिक्वायरमेंट को अपडेट आपने ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने के बाद आपने कहीं लिस्ट ऑन नहीं किया, कहीं ट्रैक नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया कि पहले क्या था अब क्या चेंज हुआ है। और जब आपने कहीं ट्रैक नहीं किया तो फिर उसकी बेसिस पे आपने री एस्टिमेट भी नहीं किया, मतलब जो इनिशियल एस्टिमेट से उसी पे काम किया और वो रिक्वायरमेंट तो चेंज हो गई, तो उसकी वजह से भी आपने री एस्टिमेशन नहीं की, उसकी वजह से भी आपके पास एस्टिमेशन में एरर्स आने स्टार्ट होते हैं। सो टिप क्या है हमारे पास? To deal with unstable requirements, consider project control strategies instead of or an addition to estimation strategies. अपनी estimation strategy को update करने के बजाय जो आपके पास requirements बार बार change हो रहे हैं उसके लिए आप well project control strategies use करें कि how we can control project well when we have multiple requirements or changing requirements. तो हम किस तरीके से project को control कर सकते हैं? We should use different project control strategies rather than इम्प्रूविंग एस्टिमेशन स्ट्रेटेजी। एस्टिमेशन स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने के बजाय आप किस चीज को अपडेट करें, आप कंसीडर करें कि आपके पास कौन से वेल प्रोजेक्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज है विच वी कैन यूज इन ऑर्डर टू केटर दिस अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं जो कि अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। रिक्वायरमेंट्स ग्रोथ। रिक्वायरमेंट्स ग्रोथ क्या है कि रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो रही लेकिन कभी खत्म भी नहीं हो रही। अच्छा ये फीचर भी ऐड होना चाहिए, अच्छा ये रिक्वायरमेंट भी हो, ये भी फीचर हो, ये भी फीचर हो, ये भी फीचर हो। चेंजिंग रिक्वायरमेंट के एक काम ऐसे करना है, फिर कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, दैट इज चेंजिंग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ग्रोथ इज दैट ठीक है ये फीचर भी ऐड कर दें, ये फीचर भी ऐड कर दें, ये फीचर भी ऐड कर दें। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ अन। जी क्लास आवाज आ रही है? हेलो, ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। In order to estimate the effect of unstable requirements, ठीक है, अगर आपने एस्टिमेट करना है जो अनस्टेबल रिक्वायरमेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, यू माइट कंसीडर सिंपली आप एक अलाउंस दे दें फॉर रिक्वायरमेंट ग्रोथ्स, रिक्वायरमेंट चेंजेस और बोथ इन योर एस्टिमेट्स के अदर क्या हम रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं
either requirement growth, we can add a new requirement, or both in our estimate. मतलब अपने estimate में आप ये चांस रखें कि हम ये दोनों चीजों के लिए जो है वो अलाउंस देंगे कि रिक्वायरमेंट चेंज भी हो सकती है और रिक्वायरमेंट ग्रोथ भी हो सकती है. A cone of uncertainty that accounts for requirement growth will also be different than the previous cone. अगर आपने एक कोन में पहले से एक रिजर्व कर दी स्पेस, ठीक है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स ग्रोथ भी होंगी और रिक्वायरमेंट चेंज भी होंगी, तो उसके लिए क्या होगा, वो कौन जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी, एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड्स. NASA Software Engineering Laboratory uses the concept of requirement growth, which plans on a 40% increase in requirements. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि आपने अपने जो है प्लान करें, पहले से ही प्लानिंग जब आप कर रहे हैं तो पहले से माइंड में रखें कि एटलीस्ट 40% इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट्स होगा, तो उसके लिए आप पहले से बफर में एक स्पेस रख लें. A similar concept is used by COCOMO 2 estimation model, which includes a notion of requirements breakage. यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कोकोमो 2 में, रिक्वायरमेंट ब्रेकेज. रिक्वायरमेंट ब्रेकेज क्या कि हमने रिक्वायरमेंट को कहा कि रिक्वायरमेंट कैन बी फर्दर बी एडेड इन द प्रोजेक्ट, तो उसके लिए ब्रेकेज के क्या रख दिया, एक बफर जोन रख दिया कि इतनी % रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, उसके लिए पहले से हमने एक स्पेस यूटिलाइज करके रखी है कि ये स्पेस या मतलब हमने प्लान में एडिशनल 40% रखा है फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट. सो पहले से ही आप इस चीज को प्लान करके रखें. ओमिटेड एक्टिविटीज जो मिस आउट हो जाती है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं, बट उनको हम कहीं लिस्ट डाउन नहीं कर रहे होते, बट वो एक्चुअल में टाइम और कॉस्ट और एफर्ट ले रही होती हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर अराइजिंग फ्रॉम द एस्टिमेशन प्रैक्टिसेस. एस्टिमेशन करते वक्त आपने इन एक्टिविटीज को एस्टिमेट नहीं किया, इन एक्टिविटीज का कहीं भी जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से आपके एस्टिमेशन में एरर आ सकते हैं. We forget to include necessary tasks in the project estimate. Project estimates में हमने जो necessary tasks हैं उनको add on नहीं किया, यानी कि omit कर दिया, निकाल दिया. Studies shows that developers overlook 20% to 30% of necessary tasks, that brings about a 20 to 30% estimation error. ठीक है, एक रिसर्च से इन्होंने क्या चीज शो करी है, रिसर्च क्या शो करी है कि आपके 20 to 30% जो नेसेसरी टास्क हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के, वो डेवलपर जो है वो कहीं लिस्ट डाउन नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो एस्टिमेशन में नहीं आते, और उसकी वजह से एस्टिमेशन एरर कैन लीड टू 20 to 30% एरर. यानी कि आपने 20 to 30% टास्क मिस कर दिए, उसको एस्टिमेशन में कहीं भी इनका जिक्र नहीं है. तो जब आपने उनको कंसीडर ही नहीं किया व्हाइल यू आर एस्टिमेटिंग, तो उसकी वजह से आपका एस्टिमेशन एरर कैन बी 20 to 30%. अब वो ओमिटेड एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, 3 मेजर कैटेगरीज में इन्होंने ब्रेक कर दिया ओमिटेड एक्टिविटीज को. फर्स्ट वन इज मिसिंग रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट जो आपने मिस कर दी, यानी कि उनको लिस्ट डाउन नहीं किया, उनको एस्टिमेट नहीं किया, उसकी वजह से एरर आ सकता है. मिसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को आपने मिस कर दिया. ठीक है, कि टेस्टिंग में कितना टाइम लगा है उसके लिए आपने एस्टिमेशन में कोई मार्क जो है मतलब स्पेस नहीं दी. मिसिंग नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज. नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, ठीक है, कोई आपके पास जो है वो क्लाइंट विजिट है, उसको आपने ऐड नहीं किया. फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कॉमनली मिसिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर एस्टीमेट. सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट मिस, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको एक्सप्लेन किया है स्लाइड में. ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो है आप मिस कर रहे होते हैं. फंक्शनल रिक्वायरमेंट एरियाज में जो चीजें आप सेटअप इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, यानी कि आपने कोई सेटअप करना है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, उसका कितना टाइम लगा, उसकी कितनी कॉस्ट लगी, इस चीज को आपने एस्टिमेशन में ऐड नहीं किया, जबकि आपको करना चाहिए. डेटा कन्वर्जन यूटिलिटी. अगर आपका डेटा किसी और फॉर्मेट में है और उस प्रोजेक्ट में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपने कोई यूटिलिटी प्रोग्राम या कोड स्निपेट यूज किया है जो कि प्रीवियस कोड को ट्रांसफर कर रहा है, नए डेटा को कन्वर्ट कर रहा है. उसके लिए जो प्रोग्राम आपने राइट डाउन किया है या कोई आउटसोर्स किया या एपीआई यूज किया, उसको मॉडिफाई करने के लिए कितना आपको टाइम लगा, वो आपने एड ऑन नहीं किया. ग्लू कोड नीडेड टू यूज थर्ड पार्टी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अगेन, अगर आपने कोई मॉड्यूल के साथ मॉड्यूल को लिंक किया है, जैसे अब ये जो जूम है ये एलएमएस के साथ इंटीग्रेटेड है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कोई ना कोई कस्टमाइजेशन, कोई थर्ड पार्टी कोड रिक्वायर्ड होगा जो लिंक प्रोवाइड कर रहा होगा. तो उस कोड को लिखने में कितना टाइम लगा है, या जो इंटीग्रेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगा है, कितने एफर्ट लगे हैं, वो आपने कहीं लिस्ट डाउन नहीं किए. हेल्प सिस्टम. ठीक है, कोई आपने गाइड बनाई है, कोई वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है,
जो हेल्प आउट कर रहा है कि प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है या सिस्टम को कैसे यूज करना है, उसका टाइम और ड्यूरेशन आपने नहीं एस्टिमेशन में ऐड किया, जबकि वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। डिप्लॉयमेंट मोड, जब आपने डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी, उसके क्या क्या मैकेनिज्म था, क्या प्रोग्राम यूज हुआ, वो सब चीजें आपने लिस्ट डाउन नहीं की। इंटरफेसेस विद एक्सटर्नल सिस्टम्स, और अगर कोई एक्सटर्नल सिस्टम रिक्वायर्ड है तो उनके लिए क्या क्या इंटरफेस आपने डिजाइन किया जो लिंक प्रोवाइड कर रहा है विद एन अनदर सिस्टम। तो इन सब चीजों को आपने मिस कर दिया। जब आपने इन सब चीजों को मिस कर दिया, मतलब ये काम आपने किए हैं लेकिन उसका आपने कहीं एस्टिमेशन में जिक्र नहीं किया, तो ये सारे कामों में भी टाइम लगा होगा, एफर्ट भी लगा होगा। जाहिर है जब टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, तो कॉस्ट भी लगी होगी, और इसको आपने एस्टिमेशन में कहीं शो नहीं किया, तो उसकी वजह से भी इनएक्यूरेसी आएगी, क्योंकि इन सारे कामों में भी तो टाइम लगा है, और वो एस्टिमेट तो फिर गलत होंगे जब आपने इनको एस्टिमेट्स में ऐड ही नहीं किया। तो यू शुड ऐड दिस प्रोग्राम्स और दिस रिक्वायरमेंट्स इन योर एस्टिमेट्स एज वेल। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? एक्यूरेसी है, कितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए आपने आपका एप्लीकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके लिए आपने क्या गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस यूज की हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, मल्टीपल एनवायरनमेंट में चल रहा है, तो उसके लिए किस तरीके से चल सकता है? आपके पास डेस्कटॉप पे भी चलना चाहिए, लैपटॉप पे भी चले, मोबाइल पे भी चले, उसके अलावा मल्टीपल हार्डवेयर पे चले, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलना चाहिए, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलना चाहिए। सो दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन होगा या नहीं होगा, तो जाहिर है जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन करवाएंगे तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी ऐसी करेंगे। मॉडिफाइबिलिटी, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस कैसी है? आज अगर 100 यूजर यूज कर रहे हैं तो कैसी परफॉर्मेंस है, अगर 1000 यूजर यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस कैसे होगी। पोर्टेबिलिटी, मल्टीपल, आप उसको पोर्टेबल है या नहीं है, मल्टीपल जगह पे रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा है कि मैंने अपने पास यूएसबी में सेटअप डाउनलोड कर दिया, उसके बाद कहीं और चलाया, चलेगा नहीं चलेगा। रिलायबिलिटी, रिलायबल है या नहीं है, कितने टाइम बाद क्रैश हो रहा है, अगर क्रैश हो रहा है तो कितनी जल्दी फिर वापस दोबारा अपग्रेड हो रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस है या नहीं है, रीयूजेबिलिटी है या नहीं है। स्केलेबिलिटी मींस कि अगर आप साइज बढ़ाना चाहें सॉफ्टवेयर का, और फीचर्स ऐड ऑन करना चाहें, और यूजर्स बढ़ाना चाहें। सिक्योर है या नहीं है, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के कंट्रोल्स हैं या नहीं है। सर्वाइवेबिलिटी मींस सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर कोई मेन फेलियर आ जाता है, क्रैश कर गई एप्लीकेशन, उसके बाद क्या उस फेलियर के बाद सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। यूजेबिलिटी, लुक एंड फील कैसा है, हर कोई यूज कर सकता है, एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों यूजर्स यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आजकल तो सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ईच एंड एवरी पर्सन इज यूजिंग। तो हम इंटरफेस इस तरीके से बनाए दैट इट शुड बी यूजेबल बाय एवरीवन। तो ये सारी चीजें, इन सब को करने के लिए जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं, दैट ऑल एफर्ट शुड बी इंक्लूडेड इन योर एस्टिमेट एज वेल। अगर इनमें से कुछ चीजें आपने मिस कर दी तो फिर आपके एस्टिमेशन में भी एरर आएगा। मिस करने का मतलब ये कि ये काम आपने किया है, इम्प्लीमेंट किया है प्रोजेक्ट में, लेकिन एस्टिमेशन में आपने इसको ऐड नहीं किया। सो इट्स मैंडेटरी कि जो जो टास्क आपने परफॉर्म किया है, इट शुड बी एडेड इन योर एस्टिमेशन एज वेल। टिप फॉर omitted requirements, include time in your estimates for all requirements। ठीक है, अपने एस्टिमेट्स में हर रिक्वायरमेंट के लिए टाइमिंग दें कि इतना टाइम हमें इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में लगेगा, चाहे वो फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल हो। नथिंग कुड बी बिल्ड फॉर फ्री, कुछ भी जो आप बना के दे रहे हैं वो फ्री में नहीं बना के दे रहे। ऑन योर एस्टिमेट शुड नॉट इम्प्लाई दैट इट कैन। और आपके एस्टिमेट में ईच एंड एवरीथिंग जो आपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में किया है, इट शुड बी शोन इन योर एस्टिमेट एज वेल। तभी तो एक्यूरेसी आएगी, वरना एक्यूरेसी नहीं आएगी। कॉमन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अच्छा कॉमन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज कौन सी हैं जो हम एस्टिमेट से मिस कर रहे होते हैं, मतलब ये काम हम कर तो रहे होते हैं लेकिन एस्टिमेट में कहीं शो नहीं कर रहे होते। रैंप अप टाइप फॉर न्यू टीम मेंबर्स, को नया टीम मेंबर आ रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। ठीक है, आप कोई नई टेक्नोलॉजी पे जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको नहीं काम करना आता तो पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करने के लिए हो सकता है कुछ और टीम मेंबर्स जो आपके पास सीनियर हैं वो आप उनको एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो वो भी एक टाइम लगेगा। मेंटरिंग ऑफ न्यू टीम मेंबर्स, न्यू टीम मेंबर की मेंटरिंग कैसे करनी है, जब जिस करंट प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, कोई इंस्टॉलेशन करनी है, कोई नया सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइजेशन करनी है उसकी, पार्टिसिपेशन इन रिव्यू, जो रिव्यू की एक्टिविटी है उस पर जो पार्टिसिपेशन है, अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, तो उसको भी आप अपने एस्टिमेट में ऐड करें।
कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं स्टेक होल्डर से, उसको भी अपने एस्टिमेट पे ऐड करें। अदर उनके साइट पे जाके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, मेल कन्वर्सेशन है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एडेड इन योर एस्टिमेट एज वेल। डिफेक्ट करेक्शन, कोई डिफेक्ट रिपोर्ट हुआ, आपने उस डिफेक्ट को करेक्ट किया, उस पर कितना टाइम लगा, करेक्शन को भी ऐड करें। मेंटेनिंग द रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, रिवीजन कंट्रोल सिस्टम भी आप साथ साथ मेंटेन करें। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं, वर्जन्स क्या क्या बन रहे हैं, इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या थी, कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। कोऑर्डिनेटिंग विद सब कॉन्ट्रैक्टर्स, और जब सब कॉन्ट्रैक्टर से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कैसे होगा, बस ये सारी चीजें आपके पास हम यूजुअली मिस कर देते हैं जब हम एस्टिमेट, काम सारे कर रहे हैं प्रोजेक्ट में ये जो जो रिक्वायर्ड है, लेकिन जब हम एस्टिमेशन की बात कर रहे होते हैं तो एस्टिमेशन में हम कहते हैं इंस्टॉलेशन को क्या ऐड करें यार, छोड़ो। लेकिन ईच एंड एवरीथिंग, जैसे हमने पहले पढ़ा कि कोई भी चीज हम फ्री में नहीं बना रहे, so each and everything should be catered in your estimates. Tip for missing software development activities. Include all necessary software development activities in your estimate, not just coding and testing. सिर्फ coding, testing, planning जो framework activities हैं, सिर्फ वही estimate में add नहीं करें, बल्कि इसके अलावा जितने भी necessary software development activities हैं, that all should be included in your estimates. नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। अब जब नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या है जो हम कॉमनली मिस कर देते हैं, वेकेशंस, कंपनी मीटिंग्स, हॉलीडेज, डिपार्टमेंट मीटिंग्स, sick days, setting up new workstations, trainings, installation, installing new version of tools on workstations, weekends, troubleshooting hardware and software problems। ठीक है, सो ये हम ये सब चीजें मिस कर रहे होते हैं जो कि इवेंचुअली टाइम भी ले रही हैं और एफर्ट भी ले रही हैं। तो these all activities should also be included in your estimates. Some projects deliberately plan to exclude many of the activities in table 4.4. जानबूझ के भी कुछ जो है वो activities miss out होती हैं। That can work for a short time, ठीक है, short time के लिए तो work करेगा, but this activity tends to creep back into any project that lasts longer than a few weeks. अगर इन activities का duration कुछ days 3 to 2 days से ज्यादा है, तो फिर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेंगे। हाँ, अगर एक एक दो दो या कुछ आवर्स की बात है तो वो तो आप कर सकते हैं कंसीडर कि ठीक है नहीं ऐड किया उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से फिर आपके एस्टिमेट में बहुत ज्यादा प्लस माइनस आएगा। टिप्स फॉर मिसिंग नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन प्रोजेक्ट दैट लास्ट लॉन्गर देन अ फ्यू वीक्स, ऐसे प्रोजेक्ट जो मीन्स विद इन अ मंथ या एक महीने से ज्यादा टाइम लेंगे कंप्लीट होने में। इंक्लूड अलाउंसेस फॉर ओवरहेड एक्टिविटीज, you should include allowances while estimating for overhead activities as well, such as vacations, sick leaves, training days and company meetings। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी आप अपने प्रोजेक्ट में एस्टिमेट दें। तो ये सब चीजें तो आप पहले से निकालेंगे ना, प्लान करते वक्त जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो एस्टिमेशन में हमें ये सब चीजों का पहले से बफर रखना पड़ेगा कि अगर कोई रिसोर्स है, हो सकता है कि कोई रिसोर्स जो है वो जा सकती है छुट्टियों पे, ठीक है, या आपको ये लग रहा है कि एनुअल जो आपके पास लीव्स होती हैं, एक रिसोर्स है जिसने अभी तक अवेल नहीं की और अब जो है वो खत्म होने में 2 मंथ्स रह गए, मतलब ईयर एंड होने में 2 मंथ्स रह गए और 15 डेज की लीव है, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली कि ये 15 डेज की लीव वो कभी भी एकोमोडेट कर सकते हैं इन 2 मंथ्स में, तो आप उसको पहले से ही एस्टिमेट करेंगे। और वो एस्टिमेशन कहाँ से आएगी, डाटा से, जब आपके पास डाटा मौजूद होगा। तो ये सब चीजें भी आप अपने एस्टिमेट में ऐड करेंगे कि सिक डेज पे भी जा सकते हैं लोग, आपके पास रिसोर्सेज, वेकेशन पे भी जा सकते हैं, हो सकता है हमारी एक कंपनी मीटिंग आ रही है जो कि आउटसाइड कंट्री है, ठीक है, ग्लोबल एक मीटिंग है जिसमें कौन कौन जाएगा, ये तो आपको पहले से पता है, तो आप उसके लिए एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने दिन वहाँ वहाँ पे स्टे है, कौन कौन सी रिसोर्सेज जाएंगी, तो फिर यहाँ पे कौन देखेगा, तो वो सारी चीजें आप एस्टिमेट कर रहे होंगे पहले से। अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म क्या होता है? Unfounded optimism, optimism is that कि
हमेशा बेस्ट केस कंसीडर करना, ठीक है। Microsoft Vice President Christopher Peter observed that you never have to fear that estimates created by developers will be too pessimistic because developers will always generate a too optimistic schedule. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आप कभी भी अपने डेवलपर्स को एस्टिमेट्स को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। पेसिमिस्टिक मींस नेगेटिव या वर्स्ट केस और ऑप्टिमिस्टिक मींस बेस्ट केस। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे जो एस्टिमेट्स आपके डेवलपर ने दिए हैं वो बहुत ज्यादा वर्स्ट केस पे बेस कर रहे हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट डेवलपर्स विल ऑलवेज जनरेट अ टू ऑप्टिमिस्टिक स्केड्यूल, क्योंकि आपके जो डेवलपर्स हैं ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे होते हैं, जो एस्टिमेट दे रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा बेस्ट केस स्केड्यूल एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या जाता है कि आपके जो डेवलपर्स हैं दैट आर टू मच ऑप्टिमिस्टिक, वो हमेशा बेस्ट केस को ही माइंड में रखते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है ठीक है हमारे पास डेवलपर टीम बहुत अच्छी है, वो हम अगर आप एक हफ्ते का भी आपको लग रहा है कि ये टास्क है एक्चुअल में, तो वो उसको कह रहे होंगे कि ये 4 days में कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो देखना, वो ये नहीं देख रहे होते कि ठीक है कोई अगर हॉलीडे आ जाए या कोई एक रिसोर्स बीच में एक दिन ना आए, ठीक है, या रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ही नहीं है तो फिर हमें कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़े, अपडेट करना पड़े, तो उसकी वजह से 2 to 3 days का डिले आ सके, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे होते हैं। सो टिप क्या है, अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म से रिलेटेड टिप, डोंट रिड्यूस डेवलपर एस्टिमेट्स। डेवलपर्स ने जो एस्टिमेट दिए हैं उसको आप रिड्यूस नहीं करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो वैसे ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब अगर वो कह रहा है कि ये 4 days में कंप्लीट होगा तो आप उसको और श्रिंक करके 3 to 2 days में नहीं लाए, क्योंकि उसने जो एस्टिमेट दिए हैं वो वैसे ही बेस्ट केस पे दिए हैं, उससे ज्यादा बेस्ट केस फिर हो नहीं सकता। हो सकता है उससे आगे जाए क्योंकि वो हमेशा बेस्ट केस को माइंड में लेके चल रहा है, और एवरेज और मोस्ट लाइकली पर उसने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, तो आप उन एस्टिमेट्स को और ज्यादा रिड्यूस ना करें। अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म, कॉमन रीजंस फॉर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक आर, और क्यों इतना ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आपके डेवलपर्स, वो रीजंस भी यहाँ पे गिवन है। We will be more productive on this project than we were on the last project. इस project पे हम ज़्यादा productive होंगे as we were on the last project. A lot of things went wrong on the last project. Last project में बहुत सारी चीजें गलत हुई थी, बहुत सारी चीजें mistakes हमने की थी. Now we have learned from the mistakes. Not so many things will go wrong for this project. इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें गलत नहीं होंगी, पहले प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें गलत हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी इशू बहुत ज्यादा था, बारिशें बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है, और जो है वो गवर्नमेंट जो है उसका इंटरेस्ट नहीं था, मैनेजमेंट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैनेजमेंट सपोर्टिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए थे, हमारी रिसोर्सेज छोड़ के चली गई थी, बहुत अच्छी रिसोर्सेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। इस प्रोजेक्ट में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और थर्ड वन इज वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स दैट विल अलाउ अस टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट फास्टर। हमने प्रीवियस प्रॉब्लम से जो हमारी इश्यूज हुए थे, जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जो मिस्टेक्स हुई थी, उससे हमने बहुत कुछ लर्न किया है, और उसकी बेसिस पे अब क्या होगा कि अब ये वाला प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वी हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम लास्ट मिस्टेक्स या प्रीवियस मिस्टेक्स। सो अब वो मिस्टेक्स हम दोबारा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट आर द रीजंस why developers are too much optimistic. जी क्लास, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, सो यू कैन आस्क। जी क्लास, कोई क्यूरी है? ओके,
जी शेयरिंग हो रही है आपके पास? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके जी बिलाल, कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद बिलाल 9500। अटेंडेंस फिर इसके बाद एक सेशन होगा, उसमें ले लेंगे। ओके okay, our next topic is software testing techniques. What is software testing and what is testability? ठीक है, हमारे पास कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको चेक करने के लिए हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। वी आर टेस्टिंग whether our application is testable or not. So testability is operability. Operability means it's operate cleanly, मतलब जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर एक मॉड्यूल है, एक मेथड है या एक पूरा कंपोनेंट है, जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अचीव करने के लिए हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। इट ऑपरेट्स क्लीनली, यानी कि इट शुड ऑपरेट विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेबिलिटी, द रिजल्ट ऑफ ईच टेस्ट केस आर रीडली ऑब्जर्व्ड। हर टेस्ट केस का रिजल्ट जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और एक्चुअल में क्या रिजल्ट आ रहा है। कंट्रोलेबिलिटी, the degree to which testing can be automated and optimized, कि आपकी टेस्टिंग जो है वो कितनी ज्यादा ऑटोमेटेड है और ऑप्टिमाइज्ड है। जितनी ज्यादा ऑटोमेटेड टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा बेटर है। मीन जैसे जैसे आप मॉड्यूल राइट डाउन करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके पास क्या हो, टूल्स के थ्रू टेस्ट होता चला जाए। डिकम्पोजेबिलिटी, टेस्टिंग कैन बी टारगेटेड। पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के बजाय हम कुछ इंडिविजुअल सेट को भी, कंपोनेंट्स को भी टेस्ट कर सकते हो। दैट इज डिकम्पोजेबिलिटी। शेयरिंग नहीं हो रही है आप लोगों के पास क्लास? हेलो, क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। सादिक, आपके पास क्यों नहीं हो रही फिर? सिंपलिसिटी, ठीक है, सिंपल होने चाहिए आपके पास, टेस्ट केसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। स्टेबिलिटी, फ्यू चेंजेस आर रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड शेयर नहीं हो रही, सिर्फ अभी हमारे पास चैप्टर 4 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स आ रहा है। ओके, आप मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड पे हमें पढ़ा रही है, वो हमारे पास शेयर नहीं हो रही। अब हो रही है स्लाइड चेंज? स्टिल नो मैम। अभी भी नहीं हो रही है, एक मिनट रुको। जी अब चेंज हो रही है स्लाइड? मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अब हो रही है चेंजेस? ओके, मैम आप अभी कौन सी स्लाइड्स पे? स्लाइड नंबर 2, टेस्टेबिलिटी। जी जी, लेकिन हमारे पास 3 शो हो रही है। हमारे पास 3 शो हो रही है मैम। ये हैंग क्यों हो रहा है? एक मिनट, रिज्यूम शेयर। अब हो रही है शेयरिंग? जिसमें सभी 5 हुई थी, अब सही है। अब सेकंड विजिबल हो रही है, थर्ड, फोर्थ, अब मैम सही? अब स्मूथली चल रहा है। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज अ गुड टेस्ट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड टेस्ट? So a good test that has a high probability of finding an error
मेन ऑब्जेक्टिव इज फाइंडिंग एन एरर कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन में, प्रोग्राम में, मेथड में, कंपोनेंट में कोई एरर है तो योर टेस्ट केस शुड डिटरमाइन द एरर कि एरर क्या है. अ गुड टेस्ट इज नॉट रिडंडेंट. रिडंडेंट मींस रिपीट नहीं होना चाहिए. एक टेस्ट पे एक ही चीज आप चेक करें और वही चीज बार बार ना हो. अ गुड टेस्ट शुड बी बेस्ट ऑफ ब्रीड. ठीक है, गुड टेस्ट होना चाहिए जो अमंग डिफरेंट टेस्ट में जो सबसे बेस्ट आपके पास टेस्ट केस हो. सिंपल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो ना ही बहुत ज्यादा सिंपल हो. और एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को टेस्ट करके आपको बता रहा हो कि क्या एरर्स हैं और क्या फाइंडिंग्स हैं. अब मैं दोबारा से पॉज करके दोबारा से शेयरिंग कर रही हूँ. ठीक है, सो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े गुड टेस्ट के. सो आपके पास गुड टेस्ट क्या हो जो कि एरर फाइंड आउट करे, रिपीटेड ना हो, ना तो बहुत ज्यादा सिंपल हो और ना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो. ठीक है, टेस्ट केस डिजाइन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग इज टू अनकवर एरर्स. हम क्यों टेस्टिंग कर रहे होते हैं? टू अनकवर एरर्स, ताकि जितने भी एरर्स हो वो हमें आइडेंटिफाई हो सके कि कौन कौन से एरर्स हैं जो अभी तक हमने लिस्ट डाउन नहीं किए. क्राइटेरिया इन अ कंप्लीट मैनर में मींस कि हमारे पास पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट हम कर सकें ताकि कहीं भी कोई एरर ना रहे. And constraint means limitation is with a minimum of effort and time. कम टाइम और कम एफर्ट में हम ज्यादा से ज्यादा एरर्स और कंप्लीटली मैनर में टेस्ट कर सकें. ठीक है, इन्होंने क्या दिया? बग्स, लर्क्स एंड कॉर्नर. जो बग्स हैं आपके पास, दे आर इन कॉर्नर्स एंड कॉन्ग्रेटेड एट बाउंड्रीज. और कहाँ आके? बाउंड्रीज पे आके जाके सब मिल जाते हैं और फिर आपकी वजह से आपकी एप्लीकेशन क्या होती है? वो हैंग होना या डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं. So we have different testing approach. First one is exhaustive testing. Exhaustive testing क्या होगी हमारे पास कि सारे के सारे मॉड्यूल जो आपके पास है, मींस ये जो फ्लो ऑफ एप्लीकेशन है आपका, ये सब के सब आप एक साथ टेस्ट करें. मींस जितने भी पॉसिबल पाथ्स या पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सब के सब जो है वो आप क्या करें? एक साथ टेस्ट करें. सो अगर हम इसको देखें तो इन्होंने क्या किया? देयर आर 10 की पावर 14 पॉसिबल पाथ्स. If we execute one test per millisecond, अगर हर टेस्ट केस पर मिली सेकेंड में रन हो रहा है, so ये 10 की पावर 14 पाथ को टेस्ट करने के लिए we will need 3170 years to test this program. इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 3170 years. क्योंकि इसमें क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है. कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में ये हमें कैसे पता चला? बाय नंबर ऑफ पाथ्स. नंबर ऑफ पाथ इज दैट कि ये हम सबको देखेंगे कि कितने पॉसिबल पाथ्स निकल रहे हैं और ये कंटिन्यू है अभी. तो जितने ज्यादा पाथ्स होंगे उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी एप्लीकेशन है. सिलेक्टिव, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन दैट इज सिलेक्टिव टेस्टिंग. अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाए, इसके बाद इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास.